हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, आपको पता है क्लासिकली कि हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट बोला था हाइजेनबर्ग ने। किस बेस पे बोला था उसको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जब क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ तब हमें पता चला कि जो लाइट है उसका पार्टिकल बिहेवियर भी है। दैट मीन्स कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है। उसके बेस पर डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जिस तरह लाइट का डुअल कैरेक्टर है, हर मैटर का डुअल कैरेक्टर होना चाहिए। हर मैटर लाइट की वेव की तरह भी बिहेव करनी चाहिए। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई हो गया कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। पार्टिकल भी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये सब देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन की है। तो यानी कि ये क्लियर हो चुका था कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट है। उसके बाद ये पता लगाया गया कि ये वेव जो एसोसिएट है पार्टिकल के साथ वो किस तरह की वेव है। क्या ये मोनोक्रोमैटिक है? तब मैथमेटिकली देखा गया कि अगर मोनोक्रोमैटिक वेव होती पार्टिकल के साथ एसोसिएट, तब उस कंडीशन में वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाती, यानी सी से भी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा निकल रही थी। ये हमने मैथमेटिकली बताया भी था आपको। जो वेलोसिटी ऑफ वेव आई थी वो c² / v जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी थी, जो कि पॉसिबल नहीं था। कभी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, यानी वेव तो आगे चली गई जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट है और पार्टिकल पीछे रह गया। तब ये कंसीडर किया गया कि पार्टिकल के साथ वेव का ग्रुप एसोसिएट है और जो वेव है वो ग्रुप की फॉर्म में चलती है, यानी कि पार्टिकल के साथ एक ग्रुप एसोसिएट रहता है। और ये भी मैथमेटिकली इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रूव करके दिखाया था कि पार्टिकल के साथ इस तरह का एक ग्रुप एसोसिएट रहता है। ये इसका एनवेलप होता है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एनवेलप है इसके अंदर वेव, यानी कि पार्टिकल के साथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी वेव एसोसिएट हैं और वो इस तरीके से चलती है। और हमने ये भी प्रूव करके दिखाया था कि इस ग्रुप की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की इक्वल होती है। तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। तो इसी से जनरेट होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने 1927 में ये बोला कि अगर पार्टिकल के साथ ये वेव ग्रुप एसोसिएट है, दैट मीन्स कि पार्टिकल इस ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं है, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है। पार्टिकल इस ग्रुप में यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है। ओके, और साथ में क्योंकि वेलोसिटी भी स्प्रेड है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी है। और इन दोनों का अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज, ये लगभग है h के इक्वल, या फिर ये दिया था हाइजेनबर्ग ने, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ओके, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये उन्होंने किस बेस पे दिया। देखिए, हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है, देखिए अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है और इसको हम देखें तो इसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, मिनिमम 1 फोटोन पड़ना चाहिए। और जब ये हमें दिखाई दे रहा है, यानी कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, जब हम उसको देखते हैं तो उसे लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर पड़ती है, तब हमें वो दिखाई देता है। ये तो कॉन्सेप्ट है ही किसी भी चीज को देखने का। हर चीज तब हमें दिखाई देती है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर पड़ती है। इसीलिए अंधेरे में हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं, जब लाइट होती है तभी हमें चीजें दिखाई देती हैं, अपीयर होती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख पर पड़ती है। तो अब हमने कहा कि अगर ये एक पार्टिकल है और इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, तो जब तक कि लाइट हमारी आंख तक आएगी तब तक इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर अगर वेलोसिटी v है तो उसमें वो आगे जा चुकी होगी। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी mv, ये मोमेंटम है
पार्टिकल का, तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो फोटोन जो हमारी आंख तक आया है, मान लिया हमने एक ही फोटोन इसके ऊपर पड़ा और हमें दिखाई दिया है, तो फोटोन के मोमेंटम कितना होगा, h अपॉन लैम्डा के इक्वल, ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के इक्वल है, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो इतनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में। अगर इस अनसर्टेनिटी को कम करना है तो हमें वेवलेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे, हम ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, कितनी, लैम्डा के इक्वल। बात समझ में आ रही है। अगर हमने कोई फोटोन इंसिडेंट किया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, तो वो अगर जिस वेवलेंथ के फोटोन से ये इंसिडेंट होगा वो इसकी पोजीशन को देगा, तो यानी कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो लैम्डा के इक्वल है। अगर हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, लैम्डा को कम करना पड़ेगा, और लैम्डा कम करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी एक चीज को हमें एग्जैक्टली अगर पता करना है तो दूसरी चीज में अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा, यानी कि h के इक्वल हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं, इसे हमने 4 पाई से अगर डिवाइड किया है तो ये इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये तो हो गया थियोटिकल। अब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि किस तरह ये रिलेशन आया है। देखिए, मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए अब हम क्या लेंगे, अब हमको फिर से लेना पड़ेगा कि पार्टिकल के साथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की मिनिमम हम 2 हार्मोनिक वेव एसोसिएट मान रहे हैं। 2 से ज्यादा मानने में एक्चुअली जो कैलकुलेशन हो जाती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली किसी भी मैटर के साथ वेव एसोसिएट है, और उस वेव, वो जो वेव है वो वेव का ग्रुप है। यानी हमने 2 वेव मान लिए, एक y1 इज इक्वल टू a साइन ω1t माइनस k1x, देखिए ये वाली वेव मानी है, और ये दोनों ω2t माइनस k2x, ठीक है। ये दोनों वेव इस पार्टिकल के साथ एसोसिएट है। सिंगल वेव नहीं एसोसिएट हो सकती क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है पार्टिकल की वेलोसिटी से, तो इसीलिए मिनिमम 2 मानी है। कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये भी माना है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, और ये कहा है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से, और वेवलेंथ भी स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है और k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ये फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, ये वेवलेंथ और वेव वेक्टर के बीच में रिलेशन। तो अगर ये दोनों सुपर इम्पोज होती है तो उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, a साइन ω1t माइनस k1x प्लस a साइन ω2t माइनस k2x, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया, देखिए ये साइन c प्लस साइन d वाला है, तो हमारे पास 2 इंटू साइन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ω1 प्लस ω2 2 अपॉन t माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2x, ठीक है। और ये आपका आ गया cos ω1 माइनस ω2 अपॉन 2t माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2x, ठीक है। इसके इक्वल निकल के आता है, इसको सॉल्व करके देख लेंगे। 2a साइन, इसको हमने मान लिया है ओमेगा t माइनस kx, जहां ओमेगा इज इक्वल टू है ω1 प्लस ω2 अपॉन 2, और k इज इक्वल टू है k1 प्लस k2 अपॉन 2, इनका एवरेज, ठीक है। और ये टर्म जो है cos, ये है डेल्टा ओमेगा अपॉन 2, जहां पे डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ω1 माइनस ω2, और डेल्टा k इज इक्वल टू k1 माइनस k2 के इक्वल है, t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x, ठीक है। ये निकल के आ रहा है जब दोनों का सुपरपोजिशन हुआ। तो हमने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था आपको कि ये एक ऐसी वेव हो गई जिसमें ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। ये तो सिंपल हार्मोनिक जैसे आपने मानी थी वही है, इसका एम्पलीट्यूड
2a है, और ये वाला जो टर्म है ये एक्स्ट्रा है, जीरो नहीं, ये एक्स्ट्रा है, और ये वाला टर्म एनवेलप को बताता है जो वेव के साथ एसोसिएट रहता है। तो हमने बताया भी था आपको कि अगर पार्टिकल के साथ दो साइन वेव एसोसिएट है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, दैट मीन्स कि ये थोड़ा देर बाद चली है, तो इसीलिए इनमें हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है, ये हो गया। तो तब हमारे पास जो इन दोनों के सुपरपोजिशन से ये वेव बनती है वो इस तरह की बनती है, ठीक है। और ये जो है ये ग्रुप ऐसे बनता है एनवेलप, ये कॉस वाला है, ठीक है, ये वाला कॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x, ये एनवेलप इसको बताता है। इस तरह से ये ग्रुप की फॉर्म में जो पार्टिकल है आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमने निकाली है कि ग्रुप वेलोसिटी g जो होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k के इक्वल होता है। डेल्टा k इन दोनों के जब डिवाइड कर देंगे तो ये बताता है ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी, और इसे हमने निकाल के दिखाया था, ये पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल निकल के आता है। तो ये पिछले लेक्चर में प्रूव भी किया था। अभी यहाँ पे हमारा कंसर्न है इस एनवेलप के बारे में डिस्कस करना और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखना। तो हमारे पास आ गया है ये वाला पोर्शन, तो ये हमें बताता है कि यहाँ से शुरू होके पार्टिकल यहाँ तक इसके बीच में कहीं ना कहीं होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a के इक्वल होता है, ठीक है। यहां से यहां तक 2a हुआ, पार्टिकल यहां से यहां तक है, यानी कि दो नोड, ये दोनों नोड हुई और ये एंटी नोड हुआ, तो नोड के बीच में कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो नोड बनाने के लिए इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कॉस पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। और ये किसी की कंडीशन में कॉस पाई बाय 2, 3 /2 इन कंडीशंस में हो जाएगा इसके इक्वल 0 के इक्वल। और हमने कंपेयर किया तो डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 2n+1 π/2, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, नोड्स बता रहे हैं। अब हमारा जो पार्टिकल है या तो यहां होगा, यहां से यहां तक के बीच में होगा। तो अभी हमने दो नोड, अगर सक्सेसिव नोड की बात करें तो ये तो पहला नोड हुआ, और पहले नोड पे मान लिया x1 पोजीशन है, ठीक है। हमने यहां मान लिया ये x1 पोजीशन है और ये पोजीशन x2 है। तो हमारे जो पार्टिकल है वो x2 और x1 के बीच में है, यानी पार्टिकल में जो अनसर्टेनिटी है वो x2 माइनस x1 के इक्वल है, ठीक है। तो अभी हमने एक कंडीशन ली है, एक इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन में हमने डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा k अपॉन 2 x2 इज इक्वल टू 2n+3 π/2, ये हमने इससे नेक्स्ट वाला लिया है क्योंकि इनके बीच में इतना डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम, अब हमारा इसका काम खत्म हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा k अपॉन 2 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा पाई के इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेल्टा k डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा k, ये इक्वेशन नंबर 3 निकल के आई है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। अब हमें लैम्डा पता है कितना होता है, h अपॉन p के इक्वल होता है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन डेल्टा p होगा, और डेल्टा k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में हमने ये वाली वैल्यू रखी, डेल्टा कर दिया, और ये डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग,
तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, तो ये आ जाएगा 2 पाई, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू रखेंगे h, डेल्टा p ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा k की, तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई, और डेल्टा k की वैल्यू रख रहे हैं हम 2 पाई डेल्टा p, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो हमने डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस कि पैटर के साथ पार्टिकल के साथ ग्रुप एसोसिएट रहते हैं और उस ग्रुप के अंदर ही पार्टिकल कहीं ना कहीं उसकी लिमिट में ही दो नोड के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, यानी कि उसमें अनसर्टेनिटी होगी दो नोड के बीच में, उसकी हेल्प से ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटली कैसे हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है, इसके बारे में मिलेंगे। थैंक यू।